राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। हम इस वक्त हैं पतंजलि रिसर्च सेंटर के सामने। यहाँ पर हम बात करेंगे अंदर जाकर कि क्या यहाँ पर रिसर्च होती है और कैसे लोगों को इसका लाभ मिलता है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं और बात करेंगे कुछ वैज्ञानिकों से, साथ ही रिसर्च करने वाले लोगों से। हमारी टीम बात करेगी और आपको बताएगी और दिखाएगी किस तरह से देश हित में यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं पतंजलि अनुसंधान केंद्र के और डॉक्टर विजय पाल से हम बात करेंगे कि यहाँ पर पतंजलि में किस तरह के रिसर्च होते हैं। साथ ही पुस्तकालय के हम सामने खड़े हैं और अंदर हम चलेंगे। पांडुलिपियों के जो संस्कृत में उन्होंने अनुकरण किया है उसके बारे में भी उनसे हम पूछेंगे। आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम विजय जी के साथ, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आप बताइए इसके बारे में कि पांडुलिपियाँ जो आपने कन्वर्ट की हैं संस्कृत में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और ये दिखाइए कि किस तरह की पुस्तकें रखी हैं। हाँ, ये बहुत सी छपी हुई पुस्तकें हैं। लगभग ऐसी 35 से ज़्यादा पुस्तकें जो पुरानी हस्तलिखित थी और उनको संपादित करके प्रकाशित किया गया है। ये आप छपी हुई पुस्तकें देख रहे हैं, ये पतंजलि का ही प्रकाशन है जी। तो ये हम पुराने हस्तलिखित ग्रंथों के आधार पर संपादित करते हैं। हमारा जो हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह है जी, वो इस प्रकार का है। जैसे ये तिब्बत से मिली हुई काठ की तख्तियों पर हस्तलिखित रचनाएं हैं। ये आप देख रहे हैं, ताड़पत्र लिपटे हुए हैं। ये वस्त्रों में सब ताड़पत्र हैं। तो ये तकरीबन कितने पुराने हैं जो ताड़पत्र है? ये ताड़पत्र लगभग 500 साल, 400 साल, 300 साल तक इसकी उम्र होती है। एक ताड़पत्र प्राय 500 साल तक चल जाता है। मैं अपने सहयोगी से भी कहूँगा कि एक बार वो थोड़ा क्लोजअप में दिखा दें। जो हस्तलिखित ताड़पत्र हैं, ये धागे में बंधे हुए जो काठ की पट्टी से लिपटे हुए ताड़पत्र हैं, इनकी उम्र प्राय 400-500 साल तक होती है। तो पुराने समय में ताड़पत्रों पर, और ये नीचे वाला क्या है? ये काठ की पट्टी का है। ये तिब्बत की लिपि में लिखी हुई है। वहाँ काठ के ऊपर भी इस पुस्तक को लिखा जाता था। तो ये सब पुराने, ये देखिए आप, बड़ी बड़ी काठ की पट्टियाँ हैं जिनके ऊपर अक्षर खुदे हुए हैं। ये तिब्बतन लिपि है। तो तिब्बत में भी आयुर्वेद की बहुत से ग्रंथों की रक्षा हुई है जो तिब्बत लिपि में मिलते हैं, तिब्बत की लिपि में मिलते हैं। ऐसे ही पुराना जो बौद्ध साहित्य है उसके साथ हमारे आयुर्वेद के साहित्य की भी रक्षा तिब्बत में हुई है। बहुत से तिब्बती विद्वानों ने आयुर्वेद के ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद किया था और संस्कृत की लिपि में भी उनको वहाँ लिखा था। तो वहाँ बहुत सा साहित्य सुरक्षित है। तो उस साहित्य में से भी हमें कुछ है, ये काठ की पट्टियों पर और ताड़पत्रों पर मिला है, वो सारा इन अलमारियों में सुरक्षित है। और भी पुस्तकें हैं यहाँ पर? ये हमारा संग्रह है जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनका। ये आयुर्वेद के अनुसंधान का एक विभाग है। तो उसमें आयुर्वेद की जितनी प्रकाशित पुस्तकें हैं वो सब यहाँ हैं। कुछ और वैदिक साहित्य भी यहाँ इस पुस्तकालय में संग्रहित है। ये बहुत ही समृद्ध पुस्तकालय है क्योंकि शोध के लिए ग्रंथों की उपलब्धता बड़ी आवश्यक है। तो देश में जहाँ भी आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन है और जो भी साहित्य छपता है, सब साहित्य को हम यहाँ संकलित करते हैं क्योंकि शोध के लिए साहित्य की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। तो ये विशाल पुस्तकालय है। इसमें जो पुस्तकें बहुत प्राचीन हैं उनकी फोटोकॉपी करके भी हमने यहाँ रखा हुआ है, जिल्द बांध कर। तो ये एक बड़ा संग्रह है जिसमें आयुर्वेद का, योग का और प्राचीन जो हमारा साहित्य है, संस्कृत वांग्मय है, उसका पूरा संग्रह यहाँ किया गया है। तो पतंजलि की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर पतंजलि कि की ये बहुत आपने बड़ी, इसमें सहयोग किया है। हाँ जी, हाँ जी, इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में आप बिल्कुल लेके आए बिल्कुल। ये इसमें बड़े दुर्लभ ग्रंथ हैं जी। जो पुराने वैद्य थे। कुछ बहुत से ऐसे वैद्य हुए हैं जिनके यहाँ बड़ा संग्रह था। जैसे दिल्ली में भगवान दास जी वैद्य थे, तो उनका आयुर्वेद का साहित्य बहुत बड़ा संग्रहित था। उन्होंने अपने जीवन भर संग्रह किया। बहुत से हस्तलिखित ग्रंथ भी संग्रहित किए। बहुत से जो भी वैद्यों के अंदर संगोष्ठियाँ होती थी, वहाँ जो भी आयुर्वेद के ग्रंथों का प्रकाशन होता था, सब उनके उपलब्ध हैं। तो वो जब दिवंगत हुए तो उनके परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आयुर्वेद का जानने वाला हो, उसको आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने अपना पूरा संग्रह पतंजलि को दान कर दिया था, उनके परिवार वालों ने। तो एक आम जनता का अगर ये पुस्तकें अगर कोई पढ़ना चाहे, देखना चाहे, तो क्या ये किसी तरह से उपलब्ध होती हैं, ये हो सकती हैं? हाँ, यहाँ पढ़ने की सुविधा है। लोग आकर बैठ कर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, परंतु ये क्योंकि शोध का पुस्तकालय है तो बाहर पुस्तकों को जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि पुस्तकों की सुरक्षा भी बड़ी आवश्यक है। हाँ, तो पढ़ने की अनुमति है, शोध के लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे अभी? इसके बाद हम हमारा जो प्राच्य ग्रंथ संपादन विभाग है और जिसमें प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथों का संपादन होता है, वो जो टीम बैठती है, वहाँ हम जा रहे हैं। ये इसको हमारा जो पतंजलि अनुसंधान का एक विशेष भाग है
यहाँ सारे जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं उनका संशोधन, उनका अच्छा संस्करण प्रकाशित किया जाता है। इसमें जो हम हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह करते हैं तो उस संग्रह को यहाँ डिजिटलाइजेशन के रूप में रखा जाता है। तो लगभग मतलब सॉफ्ट कॉपी में हाँ उसको हम सॉफ्ट कॉपी संचित करके है। रखते हैं। आज हमारे पास लगभग 40,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन है। 40,000 ग्रंथ 40,000 हैं और उनके पत्र जो है ना वो बड़ी संख्या में हैं। और संग्रह का काम अनेक स्रोतों से किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने अखिलेश आनंद जी हैं, ये पतंजलि के एक बड़े कर्मठ हमारे जो संत परंपरा के लोग हैं उनमें हैं। और ये देश में घूम घूम कर हस्तलिखित ग्रंथ जहाँ भी परिवारों में मिलते हैं, जो ब्राह्मणों के ऐसे परिवार हैं जहाँ हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह है, आज उनका उपयोग करने वाला नहीं है, तो ये देश में घूम घूम कर महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह घूम घूम कर ऐसे ग्रंथों का संकलन करते हैं। इनके सहयोग से बड़ी दिव्य सामग्री हमें हस्तलिखित ग्रंथों की उपलब्ध हुई है, उसका बड़ा महत्व है। तो इस काम में अखिलेश आनंद जी जुटे हुए हैं और बड़ा ही उत्तम योगदान इनका है। इनके माध्यम से बड़ी संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों की उपलब्धि हमें हुई है। और भी जो हमारे सहयोगी हैं पतंजलि की ओर से बहुत से देश भर में भारत स्वाभिमान के सहयोगी हैं, पतंजलि के सहयोगी हैं, उन लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि जहाँ भी इस प्रकार के हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक कलेक्शन में हैं या कोई ऐसी समिति है जो उन ग्रंथों को अब तक संजोए हुए है, तो उनकी सॉफ्ट कॉपी हम बनाते हैं, उनको भी भेंट करते हैं और एक कॉपी पतंजलि के लिए भी हम लाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का जो संग्रह है ये बढ़ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ये हमारे ललित त्यागी जी हैं, आपके सामने बैठे हैं, देख रहे हैं आप प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का जो डिजिटल करने का काम है, डिजिटल कॉपी बनाने का काम है, ये आप करते रहते हैं। और इनके संग्रह में जो मैं आपको बता रहा था कि 40,000 हस्तलिखित ग्रंथों को इस प्रकार हमने सॉफ्ट कॉपी के रूप में संग्रहित कर दिया है और ये काम निरंतर चल रहा है। पूरी टीम आपकी लगी है इस काम को करने के लिए, ये तो जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं जी। और इसके मुख्य जो मार्गदर्शक हैं वो हमारे राजेश मिश्र जी हैं, डॉक्टर राजेश मिश्र जी हैं। जी वो इधर ही अभी सब लोग व्यस्त हैं, हाँ, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उनके साथ भी हम चलेंगे, उनसे भी मिलेंगे। डॉक्टर राजेश मिश्र के निर्देशन में सभी कर्मचारी बड़े मनोयोग से यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर राजेश मिश्र के बारे में बताना चाहूँगा कि वो आयुर्वेद के बहुत महान विद्वान हैं और द्रव्य गुण में एमडी हैं आयुर्वेद में। तो भारतवर्ष के गिने चुने जो द्रव्य गुण के विद्वान हैं उनमें से वो एक हैं। और आचार्य श्री के निर्देशन में बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से वो ये सारा काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर राजेश मिश्र से भी मिलते हैं। हमारे ये सभी सहयोगी विद्यमान हैं, ये बहनें हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं और सबका ये काम चल रहा है। यहाँ भी हमारा ये काम निरंतर चलता रहता है, जिससे कि जो पांडुलिपियां हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी को भी हम लोग संचित कर सकते हैं। बिल्कुल। आचार्य श्री स्वामी जी महाराज के उत्तम निर्देशन में आप देख रहे हैं कितनी भव्य व्यवस्था है, कितना सुंदर ये संस्थान बना है, सब प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हैं और बड़े माहौल में अच्छे से काम कर पाते हैं। हाँ, बड़ा सुंदर सुव्यवस्थित जो है माहौल है यहाँ। ये हमारा हस्तलिखित ग्रंथों का ताड़पत्रों का संग्रह है। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो ताड़पत्र हैं ये पुराने हस्तलिखित ग्रंथों के ताड़पत्र हैं। अच्छा। हाँ, बड़ी मात्रा में इनका हमने संग्रह किया है। इसमें बड़े दुर्लभ ग्रंथ हैं जी। आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ये ग्रंथ यही ताड़पत्र कहलाता है यानी? हाँ, ये ताड़पत्र है। इसके ऊपर पुराने समय में विद्वान लोग ग्रंथों को लिखते थे। ये सब हस्तलिखित ग्रंथ हैं। आप ये देख रहे हैं एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जी। इसका नाम आयुर्वेद सौख्य है। अच्छा। ये जो बादशाह अकबर थे उनके जो एक नवरत्नों में थे टोडरमल जी। तो टोडरमल ने आयुर्वेद सौख्य नाम का एक ग्रंथ अपने ज़माने में संकलित करवाया। उसमें आयुर्वेद का जितना भी व्यापक ज्ञान था उस व्यापक ज्ञान को उन्होंने लेखबद्ध करवाया। तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये सब आयुर्वेद के जो पुराने हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनका आप देख रहे हैं ताड़पत्रों के रूप में जी। और ये कागज़ का मैन्युस्क्रिप्ट है, कागज़ पर लिखा हुआ है जी। तो इस प्रकार बहुत बड़ा संग्रह हमने किया है। आप ये देख रहे हैं ये आयुर्वेद सौख्य में एक ग्रंथ है जिसको राजा टोडरमल ने अपने निर्देशन में पंडितों के माध्यम से तैयार करवाया था। इसमें 1,00,000 आयुर्वेद के श्लोकों का संग्रह है। यह हस्तलिखित पत्रों में आप देख रहे हैं इतना बड़ा विशाल ग्रंथ है जी, जी। इसका भी एक परिष्कृत संपादन पतंजलि की ओर से किया जा रहा है। भविष्य में इसका प्रकाशन
कई भागों में पतंजलि की ओर से होगा। जी, क्योंकि काफी लेंदी है तो इसको हाँ, हमें हाँ, डिवाइड करके ही बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भेजना बहुत होगा। बड़ा ग्रंथ है। जी, बिल्कुल, बताया ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग रूम है, इसमें हस्तलिखित ग्रंथ रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। जी तो ये बड़ी सुरक्षा के साथ इनका जी, हमने संरक्षण और किया बहुत है। जरूरी भी है। हाँ, जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारा ये हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है। जी ये हमारे जिनके बारे में आपको बता रहा था, हमारे डॉक्टर राजेश मिश्र जी बैठते हैं, यहाँ उनका कार्यालय है। अभी वो आयुर्वेद महाविद्यालय में पढ़ाने गए हुए हैं। ये हमारी दो बहनें हैं। ये करुणा जी आयुर्वेद की बहुत बड़ी विदुषी हैं और संस्कृत की भी बड़ी योग्य विदुषी हैं। ये आयुर्वेद के जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनके संशोधन का संपादन का काम कर रही हैं। इन्हीं के साथ स्वाति जी हैं जो बहुत ही योग्य हैं और बड़े मनोयोग से आयुर्वेद के संपादन में पूरा अपना योगदान दे रही हैं। इन दोनों बहनों का भी पुराने हस्तलिखित ग्रंथों के संपादन में एक महनीय योगदान है। आचार्य श्री के निर्देशन में इनका ये काम चल रहा है। मैं जैसे पहले बता रहा था, हमारे इस सारे विभाग के निर्देशक हैं डॉक्टर राजेश मिश्र, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हैं। द्रव्य गुण के क्षेत्र में मैं आपको बता रहा था कि भारत के गिने चुने विद्वानों में आते हैं। तो वो आयुर्वेद महाविद्यालय में पढ़ाते भी हैं और ये जो हमारा अनुसंधान का कार्य है इसे भी देखते हैं। वो अभी अध्यापन कार्य के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय में, जो अपना पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय है, वहाँ गए हुए हैं। तो ये क्योंकि कंट्री इनसाइड के दर्शकों को हम ये भी इसलिए दिखा रहे हैं कि जिससे कि जो लोग बाहर किताबें अगर आराम से पढ़ लेते हैं, बुक सेलर से ले लेते हैं और वहाँ से पढ़ लेते हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि इसके पीछे कितनी गहन अध्ययन और गहन मेहनत होती है। देखो, लोगों के द्वारा। आप देखिए नीचे आसन जमाए हुए तपस्विनी बहनें बैठी हुई हैं। यहीं डॉक्टर राजेश मिश्र जी का आसन है, उनके सहयोगी भी बैठते हैं। तो इस प्रकार प्रातः से सायंकाल तक बड़े मनोयोग से पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ये संपादन का कार्य चल रहा है। इसके पीछे हमारी भावना यही है कि ऋषियों का जो पुराना ज्ञान का खजाना है वो जनता के सामने प्रकट होना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या करके बड़े उत्तम ग्रंथ रचे थे, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। उनको जनता के सामने प्रस्तुत करना, उस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना, ये हमारा दायित्व है। और इसी श्रद्धा और निष्ठा से आचार्य श्री और हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज लगे हुए हैं। उन्हीं के उद्देश्य के अनुरूप सारी टीम बड़ी श्रद्धा से जुटी काम कर रही है। जी, बाकी भी जो टीम के सदस्य हैं, जो यहाँ पर व्यवस्थापक हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो हमें सर ही बताएंगे कि ये कौन है और क्या क्या यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं। हमारे इस ग्रंथ संपादन विभाग के बहुत बड़े सहयोगी हैं डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी। आप हरियाणा से हैं और बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। आचार्य श्री की एक योजना है कि जो पुरानी हमारी आयुर्वेद की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद में नए अनुसंधान हो रहे हैं, जो नई औषधियाँ खोजी जा रही हैं, उनका जो आयुर्वेदीय शैली में प्रस्तुतिकरण है वो श्लोकबद्ध रूप में होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक टीम है। तो आप हमारे एक बहुत बड़े कवि हैं, श्लोक रचना में दक्ष हैं और इस पूरे विभाग में एक व्यवस्थापक का जो काम होता है उसको भी देखते हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे सत्यपाल शर्मा जी पतंजलि की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो सत्यपाल जी, थोड़ा सा बताइए, आप यहाँ पर जो सारी चीज़ें देखते हैं, कविता के माध्यम से एक छोटी सी कविता अगर आप बता पाएँ। जी, ऐसा मैं यहाँ जो आचार्य महाराज जी काम कर रहे हैं अनुसंधानात्मक, और जो विशेषकर रोग इत्यादि का है या वनस्पति का है, उस कार्यों को मैं देखता हूँ। और बहुत बड़ा व्यक्तित्व नहीं मेरा कोई ऐसा, पर यह है कि यथामति जितना भी मैं कर पाता हूँ, जो संपादन कार्य चल रहा है ग्रंथों का, और जो एक वर्तमान युग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस जो इतना बड़ा ये जो औषधियों का, ये जो अंग्रेजी औषधि हम कहते हैं, जिससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं, उनसे बचाव के लिए श्रेष्ठ स्वास्थ्य है जैसे रहे, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे और जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य प्राप्त हो जाए। तो इस दिशा में जो पूज्य आचार्य जी का संकल्प है, उस संकल्प में मैं भी थोड़ा सा योगदान ही कर रहा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ, और बस मन से सहयोग कर रहा हूँ। बाकी तो जैसे ही हर व्यक्ति में अपनी बुद्धि की प्रकाष्ठा अपनी अपनी होती है। तो जैसा मेरा ज्ञान है, जितना मुझे प्राप्त है, उस विधि से ही मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो ग्रंथ चल रहा है, इसमें जो भी भाषात्मक कार्य है उसका संशोधन का है, परिमार्जन का है, या उसमें कोई नया कुछ जोड़ने का है, उस पर काम करता हूँ। तो कविता संस्कृत में ही श्लोक लिखते हैं। तो कोई छोटा सा श्लोक आप बोलना चाहेंगे
हमारे दर्शकों के लिए? श्लोक तो मैं चलो अभी आपको आप पढ़ के भी बोल सकते हैं हाँ लेटर, पढ़ के अगर बोल आपने सकता हूँ। कोई मैं नया अभी लिखा है। जी जो है वो जो ये पांडु रोग है, जी इस पर कुछ जो अनुसंधान महाराज जी ने किया है, हाँ, उस विषय में कुछ बात मैं आपको बताऊंगा कि ये 7 प्रकार से हम जन्म लेता है। जी सप्त भेदो मतश्चैस यथा चायम संप्रवर्तते। यह 7 प्रकार से प्रवृत्त होता है। अस्थि मजा मज्जा क्रियाजन्यो, या तो क्या होता है कि जो अस्थि मज्जा है उसमें अक्रिया होती है, जी वो कोशिकाओं का की रचना ही नहीं करता है, और उससे भी पांडु रोग उत्पन्न हो जाता है। पांडु रोग का मतलब है शरीर में रक्त की कमी हो जाना। कमी हो जाना। अच्छा जी, उसका मतलब पांडुता हो जाती है, क्योंकि उसको पीलापन पर रक्त कोशिकाएं शरीर के रक्त का रंग जो है लाल रखती हैं, और उसके अभाव में जी ये पांडु रोग हो जाता है। तो उस पर ये बात अभी कर रहा था, उसको ये श्लोक अभी ये कर रहा था महाराज जी ने बताया भी ऐसे ऐसे होता है। तो उसमें है हाँ, ये काफी बड़ा ग्रंथ है, निदान का बन तो रहा इस है। श्लोक के माध्यम से भी हम एक संदेश दे सकते हैं। श्लोक के माध्यम से, जैसे ये तो एक हमारा संकल्प है आज पूज्य आचार्य जी का, जी कि जो भी रचना हो नया और जो भी हम अनुसंधान करें जी वो संस्कृत श्लोकबद्ध हो। श्लोक बद्ध। उसका कारण क्या है? जी श्लोक एक वर्णों की विशिष्ट व्यवस्था है। जी एक भी वर्ण इधर से उधर नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और जो आने वाले समय में कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ करने में भी समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो विद्या है ये अकाट्य विद्या है, इस विद्या को काट काट नहीं नहीं है सकता है। जी। तो इसलिए ये श्लोकबद्ध कार्यक्रम जो चलता है, और मैं इसमें समग्र श्लोक रचना नहीं करता हूँ, जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है वहाँ 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 जोड़ता हूँ। ठीक है जी। जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ कि नामानंतरमेतेषां यदा भेदम च वर्णनम। जो नाम हैं, पहले नाम बताए भाई इतने नाम होते हैं, उसके बाद के भेदों को वर्णन है। सप्त भेदो मतश्चायम यथा चायम संप्रवर्तते। ये रोग है ये। तो ये जो रोग है पांडु रोग, ये 7 प्रकार से जन्म ले सकता है। तो जो रोगों अस्थि के बारे में नई जानकारी है उनको पुरानी आयुर्वेदीय रचना परंपरा के अनुसार श्लोकबद्ध करके, जैसे पुराने ऋषियों ने हमारे लिए ग्रंथ दिए थे छंदोबद्ध करके, श्लोकबद्ध करके, तो आज का जो आयुर्वेद में नया अनुसंधान है उसको भी श्लोकबद्ध करके आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने का जो कार्य है वो आचार्य श्री के निर्देशन में हो रहा है। ये जो शैली है इसमें जो हमारा आयुर्वेद का नया अनुसंधान है वो भी चिरस्थायी रहेगा, वो हमेशा तक रहेगा, क्योंकि जो छंदोबद्ध हो जाती है, श्लोकबद्ध रचना हो जाती है, वो फिर सुरक्षित हो जाती है। तो उस रूप में ये काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र में सत्यपाल जी का बड़ा सहयोग है, और ये तो इनकी विनम्रता है, ये अपने को बहुत बड़ा नहीं कहते, परंतु ये बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और इनका पतंजलि योगपीठ में अतुलनीय योगदान है। तो ऐसे महापुरुषों की जो सहयोगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कंटेंट साइड से बात तो करने के लिए। आपने समय दिया, हम यहाँ आने का कष्ट किया है, और ये जो बात है पूज्य आचार्य जी की, जो उनका उद्देश्य है उसको आप आगे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जैसे मान लीजिए पहले आयुर्वेद ग्रंथ में भी पांडु रोग का वर्णन हुआ है, परंतु समय समय पर कालांतर में भी शरीर में अनेक प्रकार के दोषों का आविर्भाव होता ही रहता है। इसलिए आज के संदर्भ में भी जो इस रोग की जो मैं बात कर रहा था भाई पांडु रोग है, आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो उन सभी नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के समाहित करते हैं। जो गुण धर्म दोष और जो तत्संबंधी उसकी पहचान है, उसके जो लक्षण हैं, वो किन किन प्रकार से जन्म लेता है। क्योंकि पुरातन काल में मनुष्य की जो अपनी रोग की क्षमता को सहन करने की क्षमता थी वो अधिक थी, इम्यूनिटी जो बोलते हैं वो अधिक थी। उस समय हो सकता है उस प्रकार के ये दोष कुछ कम रहते हों, रोग थे या स्वल्प प्रभाव था, प्रभाव भी स्वल्प रहता था। पर आज के संदर्भ में जो देखा जाए, जैसे मानव 7 प्रकार का बताया है, तो इसका मतलब है कि कालांतर में चलते चलते ये रोग जो है ना ज़्यादा आक्रांत हो गया, और इसके नए विविध रूप भी प्रकट हो गए। तो वो जो नई जानकारी आयुर्वेद में आती तो ये है, जो जानकारी नहीं है उन सबको श्लोकबद्ध करके आगे की उसको जो पीढ़ी तक संयोजन पहुंचाने का है, काम किया जा रहा है। उसको ये काम आचार्य पूज्य आचार्य जी कर रहे हैं, और ये एक विश्व स्तर का बहुत बड़ा वो होगा। और मैं आपको इनका जो मंतव्य है
वो मैं थोड़ा आप 2 शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। आचार्य जी का जो संकल्प है जी, उसको मैं एक श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। और कोई बात हिंदी में बताऊँगा भाई आप क्या चाहते हैं। जी, रुग्ण स्वस्थ जनाय पथ्यकरणं स्वास्थ्यप्रदं साधु च रोगाणां परिभाषया च करणैः संलक्षणैर्भाषितं कल्याणाय मया च साधु सरला ग्रन्थप्रणीते कृता धातः संघर विश्वरोग सरणिं सारोग्यता तिष्ठतु। तो क्या चाहते हैं महाराज जी कि रोग आदि से ग्रस्त जो व्यक्ति है या सब स्वस्थ सामान्य जन के लिए जो भली प्रकार से स्वास्थ्यप्रद हो, हितकारी हो, इस दृष्टि से जन कल्याण के उद्देश्य से बहुत सी उपयोगी सरल ग्रंथों की रचना यहाँ की गई है। ठीक है जी, जिसमें रोगों को परिभाषित किया है, रोग क्या है, क्यों उत्पन्न होता है, इस रोग से ग्रस्त रोगी में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, ये सब दर्शाया जाता है। और पूज्य आचार्य जी का अभीष्ट है कि यह परमात्मा विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहें, सब और आरोग्य का साम्राज्य हो, ये उनका संकल्प है। और दूसरे श्लोक में बताना चाहूँगा, निरोग नितराम अवेद विरुचाम रोगे तथा रोग्यताम भीतिर्व्याधिगता कदापि न भवेदित्याशय प्राणितम। कि जो मेरा आशय क्या है, मेरा अभीष्ट क्या है कि जन जन स्वस्थ हो। इस पृथ्वी, ये हमारी एक संस्कृति की एक और परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम होता है, कि सारी धरती हमारा परिवार है, न केवल भारतवर्ष है। तो इसलिए इस सामान्य जन जो है, धरती माता पर जितने भी लोग हैं, सभी स्वस्थ रहें और सभी किसी को भी व्याधि का भय न हो। तो ये जो भय है ये भी तो अपने आप में रोग होता है, तो जब ये भय नहीं होगा तो व्याधियाँ भी कम होंगी। तो आपका पूज्य आचार्य महाराज जी का ये एक संकल्प है कि हम इस प्रकार से कुछ ऐसा करें और कि ये विश्व जो है ये निरोग हो, स्वस्थ हो और किसी प्रकार से व्याधिग्रस्त ना हो, इनको व्याधियों का भय ही ना हो, ना व्याधि हो, ना व्याधि का भय हो। तो यही उनका संकल्प है। और मैं उस जो पावन संकल्प है उसमें एक तुच्छ सा अगण्य, मैं उसको अगण्य मानता हूँ कि उनका जो आपका बड़ा संकल्प है और उनका जो उद्देश्य है ना, वो कालजयी है, काल के विजय से परे है वो। और जो वो कार्य कर रहे हैं वो कालजयी ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष, महान व्यक्तित्व, श्रद्धेय व्यक्तित्व है ना, उसके प्रति यदि कुछ मेरा सत्यपाल शर्मा का भी कुछ योगदान हो जाए तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना है।